गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ रिलेटेड टू डीम्ड एक्सपोर्ट। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इससे पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं वो आप मेरी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे उनको डिटेल में समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर नंबर 7 जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का दैट इज़ रिलेटेड विद डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड मतलब कि एक किस्म से माना हुआ एक्सपोर्ट कि आप एक्सपोर्ट करेंगे विद इन इंडिया ही आप अपने माल को बेचेंगे, बट दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है। सपोज करो कि हरियाणा के अंदर एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए, और वो कोई आइटम बना रहा है। तो वो अपनी माल की सप्लाई कर रहा है किसको? महाराष्ट्र के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर है बी। तो ए ने अपना माल बेचा है बी को, तो ये तो विद इन इंडिया ही हुआ। तो सेल कहाँ हो रही है? विद इन इंडिया। विद इन इंडिया ही आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। ए ने अपना प्रोडक्ट जो है बी को बेचा है। बी ने क्या किया आगे, उसी के अंदर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके वो इंटरमीडिएट सप्लाई होगी या फिर वो कुछ इन बिटवीन जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं वो था। बी ने उसमें कुछ और चेंजेस करके उस प्रोडक्ट को आगे कनाडा में बेच दिया है। तो बी ने जो आगे उसको कनाडा में बेचा है सी कंपनी को, दैट विल बी नोन एज एक्सपोर्ट। तो अब बी और सी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, बी ने अपना माल सी को बेचा है, वो तो एक्सपोर्ट कहलाएगा। यहाँ पे ए ने जो बी को माल बेचा है दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। तो क्या हुआ है कि ये भी गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि आप विद इन इंडिया अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सामान बेचते हो जो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, ये भी हमें खास ध्यान रखना है कि ए ने जो बी को माल बेचा है, बी का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना। वो आगे इंडिया में नहीं बेचता, वो हमेशा ही आगे एक्सपोर्ट ही करता है। तो ए ने जो बी को माल सप्लाई किया है दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अब ये क्यों है? ताकि जो देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिले। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड, कि उनको भी बराबर खेलने का मौका मिले, उनको इस तरह का फील्ड प्रोवाइड करवाया जाए कि वो भी खेल सकें। कौन? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई है डीम्ड एक्सपोर्ट, कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हैं वो माल सप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, EHTP को, BTP को या STP को। ये क्या होते हैं ये आप इससे पहले के लेक्चर में देख सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो अगर आप इनको कोई माल सप्लाई करते हो तो यू विल बी ऑथराइज्ड फॉर द डीम्ड एक्सपोर्ट। तो डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर जो इनको बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट लोकल मैन्युफैक्चरर को भी मिलेगा, और आपने जो भी ड्यूटी वगैरह पे की होंगी वो सारी की सारी आपको रिफंड हो जाएंगी। गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है कि किन किन आइटम्स के लिए आप जो है डीम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो। डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है? एक फॉर्मल इसकी डेफिनेशन दी हुई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। डीम्ड एक्सपोर्ट जो है हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पर्पज़ के हिसाब से उन ट्रांजैक्शंस को कहेंगे जिसके अंदर गुड्स जो है वो जो आपने सप्लाई किए हैं वो दे डू नॉट लीव द कंट्री। ए जो हरियाणा की कंपनी थी उसने बी जो महाराष्ट्र की कंपनी है उसको गुड सप्लाई किए हैं। बी आगे जो है वो कनाडा में माल सप्लाई कर रहा है। तो ए ने जो बी को माल बेचा है दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। खास बात क्या हुई कि ए हरियाणा में था, बी महाराष्ट्र में था, तो अभी तक प्रोडक्ट ने जो है कंट्री को नहीं छोड़ा है। कंट्री कब छोड़ेगा प्रोडक्ट? जब बी जो है महाराष्ट्र में है वो एक्सपोर्ट करेगा कनाडा को। तो ऐसा कोई भी माल सप्लाई आप कर रहे हो जो आप ऐसी यूनिट को करते हो जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के पर्पज़ से ही काम कर रही है, तो दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। और दूसरी बात
पहली बात तो ये थी कि कंट्री नहीं छोड़ा है आपके गुड्स ने जो आपने सप्लाई किया है, और दूसरी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो पेमेंट होगी इस तरह की सप्लाई की, वो या तो इंडियन रुपी में होगी या फिर फ्री फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी आपको पेमेंट मिल सकती है। तो बी जो महाराष्ट्र की कंपनी है वो या तो आपको इंडियन रुपी में पेमेंट करेगी या फिर वो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर या कैनेडियन डॉलर या कोई और जो फ्री फॉरेन एक्सचेंज है उसमें आपको पेमेंट हो जाएगी। तो ये खास बात है। सप्लाई किस किस तरह की सप्लाई को आप डीम्ड एक्सपोर्ट मानोगे? सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई करता है किसको? सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और DFIA। तो इसका मतलब ए जो है वो हरियाणा की कोई यूनिट थी, उसने माल सप्लाई किया है। बी जो महाराष्ट्र की एक यूनिट है, और बी जो कंपनी है इसने पहले से ही एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA जो स्कीम है उसके तहत अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप इनको सप्लाई करते हो तो फिर आपको डीम्ड एक्सपोर्ट बाय मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। ए जो है किसको सप्लाई कर रहा है? बी को, और बी ने जो है एडवांस ऑथराइजेशन या एडवांस लाइसेंस ले रखा है किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए, या फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ले रखा है रॉ मटेरियल के लिए। तो बी जो है, अगर आप ऐसी कंपनी को सप्लाई कर रहे हो माल जिसने ऑलरेडी एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA ले रखा है, तो आपका जो सामान जो आपने बेचा है वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर आप अपना गुड्स जो है, अपनी जो गुड्स है वो इन यूनिट्स को बेचते हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अगर इंडिया का कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना जो गुड्स हैं वो इनको बेच रहा है तो दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं इनका मेन मकसद एक्सपोर्ट करना ही होता है। तो एक हरियाणा की जो कंपनी है ए, वो सीधा एक्सपोर्ट ना करके वो किसको माल दे रही है? इनको दे रही है। ये आगे क्या कर देंगे? उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक किस्म से वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा ए की तरफ से बी को। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अगेंस्ट EPCG ऑथराइजेशन। आपने कैपिटल गुड्स की सप्लाई की है। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, कोई भी इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। तो इसका अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसको? ऐसी किसी कंपनी को जिसने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत एडवांस लाइसेंस ले रखा है, अगर आप उसको सामान बेचते हो, कैपिटल गुड्स बेचते हो, तो सप्लाई करते हो, दैट विल आल्सो बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ये तीन कैटेगरी हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अगर आप बी कैटेगरी है कि अगर आप इन 4 यूनिट्स को बेचते हो, सी कैटेगरी है कि अगर आप कैपिटल गुड्स बेचते हो ऐसी किसी यूनिट को जिसने EPCG की एडवांस ऑथराइजेशन ले रखी है, या फिर आप सप्लाई करते हो रॉ मटेरियल ऐसे किसी यूनिट को जिसने एडवांस ऑथराइजेशन या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ले रखा है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपने जो सप्लाई की है वो क्या मानी जाएगी? डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाई बाय मेन मैन्युफैक्चरर या सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है मेन या सब कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई करता है तब भी वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्या कर रहे हो आप? गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि फाइनेंस हो रहा है मल्टीलैटरल या बायलैटरल एजेंसीज के द्वारा। मल्टीलैटरल या बायलैटरल एजेंसीज का मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिल करके या 2 कंट्रीज़ की जो एजेंसीज़ हैं वो मिल करके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, चाहे वो WTO का हो या वर्ल्ड बैंक का हो या कोई 2 कंट्रीज़ मिल करके कुछ बना रही हैं। तो अगर इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई गुड्स सप्लाई करते हो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नोटिफाइड है, तो इस तरह की सप्लाई को क्या माना जाएगा? जो आप इस प्रोजेक्ट में दे रहे हो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। दूसरा, अगर आप सप्लाई कर रहे हो साथ साथ में इंस्टॉल भी कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो प्लस इक्विपमेंट जो है उनको इंस्टॉल भी कर रहे हो, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में? वही सेम बात जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने की थी। ऊपर वाले में सिर्फ आप गुड्स सप्लाई कर रहे थे, बट सेकंड पॉइंट में आप जो इक्विपमेंट है उनको इंस्टॉल भी कर रहे हो। जैसे कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो मेट्रो के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जापान की कंपनी जो है वो सारा काम करती है, जिसको बोलते हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो मेट्रो है जापान की कंपनी बना के देगी, वो सारा काम करेगी, वो आपको चाबी
आपके हाथ में देगी मेट्रो की, आपको सिर्फ चाबी को घुमाना है। तो चाबी को घुमाने से पहले तक के जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे वो उसी के द्वारा किए जाएंगे। तो इस तरह का अगर कोई दो देशों के बीच में, कोई दो देशों की एजेंसीज के बीच में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सामान सप्लाई कर रहे हो, आप साथ में इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। थर्ड, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की जो कि आप कोई मेगा पावर प्रोजेक्ट के ऊपर सेटिंग करने के लिए कर रहे हो, वही सेम बात जो किसी दो देशों की एजेंसीज के बीच में हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नोटिफाइड है। तो मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कोई सामान सप्लाई कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। इसके बाद आता है कि अगर कोई आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की यूनाइटेड नेशन को या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऑफिशियल यूज़ के लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोटिफाइड है या फाइनेंस्ड है। फाइनेंस कौन दे रहा है उसको? यूएन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसको अप्रूवल मिली हुई है। तो इस तरह का अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर आप कोई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए कोई सप्लाई कर रहे हो तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी। कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है कि जो कैपेसिटी है वो 440 मेगावाट या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट की। एक सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड होता है, जो कौन इशू करके देगा? एक ऐसा ऑफिसर जो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, वो एक सर्टिफिकेट देगा इसके लिए। और टेंडर जो है इस तरह के प्रोजेक्ट में वो नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग से या इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ये डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे कि डीम्ड एक्सपोर्ट कब कब माना जाता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात आती है बेनिफिट्स क्या हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के। आपको क्यों, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, मान लो मैंने आपको पॉइंट बता दिया था ऑलरेडी कि हरियाणा के अंदर एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, उस यूनिट का नाम है ए, वो महाराष्ट्र की किसी कंपनी को, जो कंपनी का नाम है बी, उसको कोई लोकल सप्लाई दे रहा है। और ये जो बी जो यूनिट है, इसका जो काम है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। ये आगे कंपनी सी है जो कनाडा में, उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो ये जो ए कंपनी ने बी को जो दिया है उसको हमने डीम्ड एक्सपोर्ट कहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इस लोकल मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा है? तो हम, गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेक इन इंडिया हो, और दूसरा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि वो भी एक्सपोर्ट के लिए कुछ करें, क्योंकि एक्सपोर्ट की जो कहानी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मान लो छोटा एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो नहीं कर पा रहा है एक्सपोर्ट डायरेक्टली, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को जो इंडिया में ही है उसको सामान सप्लाई कर देता है, जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। अब इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को मोटिवेट करने के लिए और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम शुरू की हुई है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट की आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? अब देखिए क्या होता है कि जब एक कंपनी, मान लो जो मैंने बताया था कि बी कंपनी है, महाराष्ट्र की बी कंपनी कनाडा को सप्लाई कर रही है, कनाडा की सी कंपनी को। तो अब बी कंपनी जब कनाडा को कुछ एक्सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट जो है बी कंपनी को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है, बहुत सारी डिस्काउंट्स, बहुत सारी एग्जम्पशंस देती है। तो ये सारी एग्जम्पशंस जो है वो अब ए को भी मिलेगी, क्योंकि ए ने सप्लाई किया है माल बी को, बी आगे सप्लाई करेगा सी को। तो ए ने जो बी को माल सप्लाई किया है दैट विल बी नोन एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अब इस एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है, जो बेनिफिट बी को मिल रहे थे वो ए को भी मिलेंगे। तो जो आपकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो आपको सारी माफ़ हो जाएंगी, आपको ड्यूटीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले एक या फिर सारे के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। पहला, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और DFIA। तो अगर ए जो एक हरियाणा की यूनिट थी जिसने बी को दिया है जो महाराष्ट्र की यूनिट थी, तो जो बी जो महाराष्ट्र की यूनिट थी उसको जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन या एडवांस ऑथराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, रॉ मटेरियल के लिए आपको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एडवांस में ही आप लाइसेंस मिल जाता है आपको। तो ये जो DFIA और एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर आपको जो एग्जम्पशन मिलती थी वो आपको डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर भी मिलेगी। तो ये जो है एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA की जो स्कीम है उसको भी आप चैप्टर नंबर
इसी वीडियो की सीरीज़ के अंदर आप चैप्टर नंबर जो है 4 के अंदर देख सकते हो, ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम के अंदर। तो चैप्टर नंबर 4 में मैंने डिटेल में बताया है कि एडवांस ऑथराइजेशन पे और DFIA के अंदर आपको क्या क्या डिस्काउंट या क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो आपको जो डिस्काउंट या जो एग्जम्पशन आपको एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA के अंदर मिलती थी वो सेम आपको डीम्ड एक्सपोर्ट में भी मिलेगी। डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक, अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो ड्रॉबैक स्कीम भी आपको मिलती है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि जो भी आपकी ड्यूटीज़ वगैरह बनती हैं वो एक बार आप पे कर दो, वापस आपको उसका रिफंड मिल जाएगा GST के अंदर। तो इसका मतलब GST के थ्रू आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट है कि आपने जो भी पे करना है वो आप एक बार पे कीजिए, गवर्नमेंट आपको फिर उसके ऊपर रिफंड दे देगी। तीसरा, जो भी आपके एक्साइजेबल गुड्स हैं उसके ऊपर आपको टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी जो होती है उसके ऊपर रिफंड मिल जाएगा। टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी मतलब कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो टर्मिनल के ऊपर पहुंच गया है, वहाँ पे जो जहाज़ खड़ा है तो वहाँ पे उस टर्मिनल तक पहुँचाने की जो ड्यूटी होती है वो एक्साइज ड्यूटी जो लगेगी वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी। वह भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो कुल मिलाकर के 3 आपको मेन बेनिफिट मिलते हैं। पहला है जो एडवांस ऑथराइजेशन का और DFIA का जो एग्जम्पशन मिलती है, दूसरा आपको ड्रॉबैक स्कीम का भी फ़ायदा मिलेगा और तीसरा टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी भी आपको वापस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने हैं तो उसकी कॉमन कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने के लिए। सबसे पहला, जो आप सप्लाई करता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो जो सप्लाई कर रहा है किसी विद इन इंडिया किसी कंपनी को या किसी यूनिट को, वो डायरेक्टली होनी चाहिए। थर्ड पार्टी सप्लाई जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप किसी और के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली जो है उसी एंटिटी को ही सप्लाई करना होगा। इन ऑल केसेस सप्लाई जो है डायरेक्टली आपको जो डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट है या एजेंसी है या कोई यूनिट है या जो जिसने एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम ले रखी है या EPCG का ऑथराइजेशन होल्डर जो है उसी को ही आपको सप्लाई करनी होगी। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहीं पे ही आपको सप्लाई करनी होगी, या उसी एजेंसी को या उसी यूनिट्स को, या जिन लोगों ने एडवांस ऑथराइजेशन या EPCG की स्कीम ले रखी है उसी को ही डायरेक्ट सप्लाई करनी होगी। किसी और के थ्रू सप्लाई जो है वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई सप्लाई आप करते हो किसी ऐसे गुड्स की जो आपने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया है, जैसे हरियाणा की एक कंपनी है जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं, किसी इंडियन कंपनी को या किसी फॉरेन के मेन कॉन्ट्रैक्टर को वो कर रहा है प्रोजेक्ट डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर या एजेंसी की साइट के ऊपर, तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। प्रोवाइडेड क्या है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम भी जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, आपको नाम भी देना होगा सब कॉन्ट्रैक्टर का। तो जो इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर किसी इंडियन या किसी फॉरेन मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के काम कर रहा है, उसको सप्लाई दे रहा है, तो डायरेक्टली आपको उसकी प्रोजेक्ट के जो है वहाँ पे देना होगा या जो एजेंसी की साइट है वहाँ पे देना होगा। तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन क्या है कि इस तरह का जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका नाम ओरिजिनली या बाद में जो भी मेन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी वो उसका बेनिफिट ले पाएगा। कुछ स्पेसिफाइड सप्लाईज की बात करें तो उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको मिल जाएंगे सीमेंट के ऊपर सिर्फ। दूसरा, स्टील के ऊपर, शैल बी अवेलेबल ऑन द सप्लाई ऑफ स्टील। किसको? एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA होल्डर होना चाहिए या कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को अगर आप स्टील सप्लाई करते हो तो आप डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हो। या फिर ऐसी कोई एजेंसी जो कि 2 देशों की एजेंसी मिलकर के कोई काम कर रही है स्टील के फील्ड में। फ्यूल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट। कंडीशन क्या है कि वो या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को होना चाहिए या फिर ऐसे किसी यूनिट को जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है या एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन का होल्डर वो होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप स्पेसिफाइड सप्लाईज अगर आप करते हो तो भी आपको डीम्ड एक्सपोर्ट का
बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो डीम्ड एक्सपोर्ट आज हमने डिस्कस किया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया के अंदर ही किसी ऐसे यूनिट को अपना माल सप्लाई कर रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम करती है, चाहे वो EOU हो, चाहे वो EHTP हो, चाहे वो BTP हो, चाहे वो STP हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA के अंदर लाइसेंस ले रखा हो। ये लाइसेंस किन को मिलता है? जो सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। किस लिए? ताकि वो उसी माल को दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऐसे यूनिट को माल सप्लाई किया है जिसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, तो आपने जो माल सप्लाई किया है वो भी एक किस्म से एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। तो आपको उसके बेनिफिट मिल जाएंगे, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक हो, चाहे वो आपका एडवांस ऑथराइजेशन पे जो भी आपको मिलता है बेनिफिट, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने इस लेक्चर को इतने प्यार से सुना, थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व दैट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।